विधवा सास। ये लो अंकुश बेटा, पुष्कर बेटा, सोने की चेन तुम दोनों के लिए। और ये दोनों खानदानी हार मेरी प्यारी प्यारी दोनों बहुओं के लिए। ये स्टाइलिश घड़ियां मेरे दोनों पोता पोती के लिए। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू माँ। त्योहार तो कुछ दिनों बाद है, लेकिन मैं इसे अभी से पहन लेता हूँ। आप दुनिया की सबसे बेस्ट सास और माँ हो माँ जी। जी माँ जी, आई जस्ट लव यू। ये कहानी है सास बृंदा की, जिसके दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अंकुश और छोटा बेटा पुष्कर। अंकुश की शादी तुलिका से होती है और उन दोनों के बेटे का नाम समर होता है। वहीं पुष्कर की बीवी आंचल होती है और उन दोनों की बेटी का नाम तारा होता है। बृंदा अपने दोनों बेटों पर अपनी जान न्यौछावर करती है। पुष्कर और अंकुश दोनों भी इतना नहीं कमाते, लेकिन उन दोनों के माँ बाप बृंदा और केशव दोनों भी बहुत अमीर होते हैं। एक रोज, अंकुश बेबी, हनीमून के बाद हम कहीं घूमने ही नहीं गए। चलो ना, स्विट्जरलैंड चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तुलिका, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? यहाँ मेरी मंथली सैलरी इतनी नहीं है और तुम स्विट्जरलैंड के सपने सजा रही हो। जेठ जी, जेठानी जी ने गलत नहीं कहा। पुष्कर, तुम भी मुझे हनीमून के बाद कहीं घुमाने नहीं ले गए, बस पार्क और थिएटर। वो तो आजकल की सारी कपल्स जाते हैं। विदेश ना से ही कम से कम इंडिया की ही किसी अच्छी जगह पर ले चलो ना। ओ गॉड, अंकुश भाई, ये हमारी बीवी है ना, सर दर्द बनती जा रही है सच में। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? चाहे विदेश में जाओ या अपने ही देश में कहीं पर, खर्चा तो होगा ना। तभी अंकुश और पुष्कर दोनों की बीवियां उनसे कहती है, अंकुश, देवर जी, आप दोनों कितने भोले और मासूम हो। अरे माँ जी, आप दोनों के एक बार कहने पर आसमान से चांद तक तोड़ लाने की कोशिश करेगी आपके लिए, तो फिर एक ट्रिप के लिए पैसे नहीं देंगी क्या? ऑब्वियसली, माँ जी और पापा जी की तिजोरी नोटों की बंडल से भरी पड़ी है। पुष्कर, जेठ जी, आप दोनों अगर अपनी बीवी और बच्चों की खुशी चाहती हो तो हमें घुमाने ले जाओगे और वहां दुनिया भर की शॉपिंग भी कराओगे। पुष्कर और अंकुश दोनों भी बृंदा के पास जाकर उससे ट्रिप के लिए बहुत सारे पैसे मांगते हैं। हमें माफ कर दो माँ, इतने बड़े होकर भी हम दोनों आपसे पैसे मांगते रहते हैं। लेकिन अब बच्चे और बीवियाँ जिद कर रहे हैं, तो ऊपर से विंटर सीजन भी शुरू हो गया है, इसलिए। अरे पागल हो क्या तुम दोनों? अरे तुम दोनों तो मेरी आंखों का तारा हो। मैं तुम दोनों को कुछ देने के लिए कभी ना बोल सकती हूँ क्या? आखिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी तो क्या पड़ोस वाले पैसे देंगे हैं? एक मिनट। वृंदा फौरन तिजोरी में से दो मोटे मोटे नोटों के बंडल निकालती है और बिना सोचे वो उन्हें अंकुश और पुष्कर को दे देती है। ये लो अंकुश बेटा, ये तुम्हारे तुलिका बहू और समर लल्ला के लिए। और पुष्कर बेटा, ये तुम्हारे आंचल बहू और तारा बिटिया के लिए। खुश रहो बच्चों। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अरे वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। पुष्कर और अंकुश वहां से चले जाते हैं और ये सब पिता केशव ने देख लिया था। वृंदा के पास जाकर कहते हैं, वृंदा जी, देखिए मैं जानता हूँ आप अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हो। बहुत अच्छी बात है ये। बेशक मैं भी करता हूँ, आखिर उनका बाप हूँ। लेकिन मैं इन दोनों नालायकों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। इन दोनों को जब सब कुछ मिल जाएगा ना, तब आगे जाकर ये हमें नहीं रखेंगे और ना ही हमें इज्जत देंगे। इसलिए इन्हें इतना मत बिगाड़िए वृंदा जी। केशव की ये बात सुनते ही वृंदा गुस्से से गर्म हो जाती है और कहती है, बस केशव जी, बहुत बोल लिया आप। आपने सोचा भी कैसा ये सब? हमारे दोनों बेटों को मैंने बचपन से ही अच्छी परवरिश दी है और मुझे उन दोनों पर पूरा भरोसा है कि वो आगे जाकर मेरी देख रेख करेंगे। आपने आज ये बात बोल दी है, लेकिन आज के बाद आइंदा से ऐसी बात करने के बारे में सोचना भी मत। जाइए आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन वृंदा जी, मेरी बात तो सुनिए। वृंदा वहां से चली जाती है। वृंदा अब केशव से ठीक से बात भी नहीं करती। अंकुश और पुष्कर दोनों भी अपने अपने बीवी और बच्चों के साथ घूमने जाते हैं और यहाँ पर घर में वृंदा अब तक केशव से नाराज ही थी, जिसके चलते केशव एक फैसला लेते हैं और वो वकील से कहकर कुछ पेपर्स बनवाने की मांग करते हैं।
जब सभी ट्रिप से लौट आते हैं तब घर में वकील आया हुआ होता है। क्या हुआ पापा, ये लॉयर यहाँ पर क्यों? आखिर क्या माजरा है? हाँ पापा, माँ क्या हुआ? अंकुश बेटा, पुष्कर बेटा, वो दरअसल मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ, यानी कि मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम पर हो जाए। ये स्टेटमेंट लिखवाई है मैंने इन कानूनी पेपर्स पर। ये सुनते ही वृंदा, अंकुश और पुष्कर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है केशव जी। आखिर बाप तो बाप होता है। वो कहते हैं ना, पिता अपने बच्चों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो कभी उस प्यार को खुलकर दिखाता नहीं या फिर जताता नहीं। पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहता कि ये दिन कभी आए। आपकी उम्र लंबी ही हो, यही कामना करते हैं हम सब। लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा, इसलिए दिल से थैंक यू पापा। वी लव यू। मिस्टर केशव सिन्हा ने तो अपनी सारी सिग्नेचर्स कर दी है। मिस्टर अंकुश सिन्हा, मिस्टर पुष्कर सिन्हा, अब आप दोनों भी कर दीजिए अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी। पुष्कर और अंकुश उन पेपर्स पर साइन करते हैं और केशव की सारी जायदाद उसकी मौत के बाद दोनों बेटों के नाम हो जाएगी, ये बात तय हो जाती है। तुलिका और आंचल भी इस फैसले से बेहद खुश थे। वृंदा जी, मैंने जो कुछ भी किया आपकी और हमारे बच्चों की खुशी के लिए किया है। केशव जी, आपको नहीं पता कि आपकी इस फैसले से मैं कितनी खुश हूँ। धन्यवाद। अच्छा सुनिए, मैं कुछ दिनों के लिए कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद जा रहा हूँ, तो आप अपने वो स्पेशल थेपला बना देंगी? 4 दिन तक चलते हैं ना वो, मैं उन्हें आपकी याद में खाया करूँगा। वो बनाना शुरू कर दीजिए, फिर आज रात को ही निकलना है मुझे। जी जी, बना दूंगी थेपले, लेकिन ऐसे एन टाइम पर आप मुझे ये बाहर जाने की बात बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे खफा खफा थी तो मैं आपको कैसे बताता। अच्छा ठीक है। वृंदा केशव के लिए बड़े ही प्यार के साथ अपने हाथों से थेपला बनाती है। ये केशव जी भी ना नारियल की तरह है, बेटों के सामने बाहर से सख्त पर अंदर से एकदम नरम। मैं सच में भाग्यवान हूँ जो मुझे इन जैसे पति मिले। भगवान जी मेरे परिवार को और मेरे सुहाग को किसी की भी नजर ना लगने दे। वृंदा थेपलों को डिब्बे में पैक करती है और केशव को देती है। लगता है सब सो गए। आप सबको बता देना कि मैं जा रहा हूँ। अलविदा वृंदा जी, अपना ख्याल रखना। जाता हूँ मैं। केशव जी, जाता हूँ नहीं, आता हूँ कहिए ना। वृंदा केशव को जाते देख भावुक सी हो जाती है, मानो उसका जी घबरा रहा हो। केशव टैक्सी में बैठकर चला जाता है। 2 दिन बाद पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पिछले 24 घंटों से मैं फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन ये है कि उठा ही नहीं रहे। माँ जी टेंशन मत लीजिए, बैटरी डेड हो गई होगी या बिजी होंगे। तभी वृंदा को एक कॉल आता है। हेलो मिसेस सिन्हा, हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज सुबह जिस बस से आपके पति एक जगह जाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, वो बस एक खाई में गिर चुकी है। उन्होंने आपका नंबर होटल के एक्स्ट्रा नंबर सेक्शन में रजिस्टर किया था। सॉरी मिसेस सिन्हा, लाश तो नहीं मिल पाई क्योंकि सब के सब बहुत गहराई में गिर गए हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता। ये खबर सुनकर मानो वृंदा की दुनिया उजड़ जाती है। वो खूब चिल्लाने और चीखने लगती है और रो पड़ती है। नहीं, नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते केशव जी। केशव जी चले गए बच्चों, हम सबको छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वृंदा अब एक विधवा हो जाती है। अब क्या होगा इस कहानी में आगे? आएंगे कुछ चौंका देने वाले सच सामने। घबराहट हो रही है इस कमरे में। आपकी बहुत याद आ रही है केशव जी। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? ये, ये साड़ी आपने मुझे मेरे पहले करवा चौथ पर दी थी। आज तक मुझे याद है आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक लम्हा। वृंदा केशव और उसकी शादी का एल्बम देख देख कर रोती रहती है और उसके आंसू उन फोटोज पर गिरते हैं। वृंदा पूरी तरह टूट जाती है।
अब केशव के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी अंकुश और पुष्कर के नाम हो जाती है, जिसके बाद वो सब वृंदा के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। तुलिका बहू, आंचल बहू, मेरा खाना लगा दो ना, और मुझे बुखार की दवाई दे दो। मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। ओ बुढ़िया, तेरी नौकरानी नहीं हूं मैं जो तेरे हुक्म को सर आंखों पर रखूं, है? आराम फरमाती रहती है पूरे दिन। चल उठ और सारा काम कर। हाँ, आज से घर का सारा काम, खाना, बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा तक सब तू ही करेगी, तभी तुझे रोटी मिलेगी, वरना तड़पती रह और बिलखती रह। दोनों बहुओं के इस बदले हुए रूप को देखकर वृंदा दंग रह जाती है। बहू, तुम दोनों मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारी सास हूँ। अंकुश बेटा, पुष्कर बेटा, देखो तो ये दोनों मेरे साथ कैसे पेश आ रही हैं। बिल्कुल सही पेश आ रही हैं माँ। आप काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम सब तो आपके ही बच्चे हैं ना। हाँ माँ, वैसे भी अब आपकी जिंदगी में बचा ही क्या है। चलिए जाइए और सारा काम कीजिए फटाफट। लेकिन बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे? रुको, ये ऐसे नहीं मानेंगी। उठो, निकलो इस कमरे से। अब ये मेरे समर का स्टडी रूम होगा और अब से तुम रसोई में या बरामदे में रहोगी, समझी? तुलिका वृंदा का हाथ कस के पकड़ती है और उसे खींचते हुए रसोई में ले जाकर काम करवाती है। बेचारी वृंदा, इतनी बीमार होकर भी उसे सबका इतना अत्याचार सहना पड़ता है। वो पूरे घर का काम करती है, सबके लिए खाना बनाती है और सबको परोसती है। वाह, क्या दाल मखनी बनाई है माय डियर माँ जी। आज से ना ऐसे ही रोजाना दिन के तीनों टाइम अच्छा अच्छा खाना बनाया कीजिए, ओके? और सुनो, बाहर पटल लगाकर सो जाना। हमारी छाती पर मूंग डालने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तुलिका बहू, मुझे तेज बुखार है और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कंबल तो दे दो मुझे। सॉरी माँ, सारे कंबल हमारे और बच्चों में ही बट गए। आप मोहल्ले के मेडिकल से दवाई ले आओ ना, वो 24 घंटे चालू रहता है। बुखार उतर जाएगा, कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वृंदा रात के 11 बजे सुनसान सड़क से डर डर कर गुजरती हुई मेडिकल में जाकर अपने लिए दवाई लेती है और रात भर बाहर ही बिना कंबल के सोती है। रात भर वो कपकपाती हुई ठंड में कांपती रहती है और बहुत रोती है। ये क्या हो गया? मेरे ही बच्चों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। केशव जी, आप सही थे, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। तभी मैंने जो बोया वही काट रही हूँ अभी। काश मैं आपकी बात मानकर इन मूर्ख बच्चों पर इतना प्यार नहीं बरसाती। मेरे कारण ही ये इतने बिगड़ गए हैं। पुष्कर और अंकुश अपनी माँ के साथ बहुत बुरी तरह पेश आते। समर के जन्मदिन की पार्टी में जब सभी आते हैं, तभी भी वृंदा नौकर की तरह यहाँ से वहाँ सबको ड्रिंक्स परोसती है। उसके बाद वो दोनों अपने बेटे बीवी के साथ बाहर घूमने जाते हैं और वृंदा घर पर रहकर सारा काम करती रहती है। अपनी माँ की तबीयत ठीक है कि नहीं वो तक नहीं पूछते। इतने कैसे बेरहम हो गए मेरे बेटे। मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसे? बर्बाद हो गई मैं। केशव जी, क्या करूं मैं? अब दिन ब दिन वृंदा की तबीयत खराब होने के कारण उससे घर के काम नहीं हो पाते और वो ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। तभी अंकुश, तुलिका, पुष्कर, आंचल वृंदा को घर से बाहर निकालने का तय करते हैं। ओ मैडम, चलो, बहुत पलंग तोड़ लिया, अब निकलो। कुछ काम धाम करती नहीं, बस पड़ी रहती है, रोती रहती है। केशव जी, केशव जी, हम और हमारे पतियों को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो बेवकूफों की तरह आपकी सेवा करे। फालतू के पैसे खर्च नहीं करने वाले हैं। चलो दफा हो जाओ हमारे घर से। लेकिन आंचल बहू, तुलिका बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी हालत तो देखो। बस माँ, बहुत हो गया आपका फालतू का इमोशनल ड्रामा। अब अपनी ये नौटंकी बंद कीजिए और प्लीज हम सबको आपके बोझ से मुक्त कर दीजिए। हमें नहीं पता आप कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, लेकिन आज तो आपको निकलना ही पड़ेगा। आपके अलावा हमें हमारे बीवी बच्चों को भी देखना है
उनका भविष्य है, आपका क्या? आज हो कल चली जाओगी पापा की तरह। अंकुश और पुष्कर वृंदा को घर के बाहर निकाल रहे होते हैं कि तभी वहां पर केशव आ जाता है। केशव को वहां देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। केशव जी, आप जिंदा हो? केशव जी। पापा आप जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? केशव के साथ पीछे वकील भी खड़ा होता है। केशव गुस्सेल आंखों से अंकुश, पुष्कर, तुलिका और आंचल को घूरते हैं। क्यों उड़ गए सबके चेहरे के रंग? देख लिया वृंदा जी, आपके बेटों के बदले हुए रंग? ये वही अंकुश और पुष्कर है ना, जिन पर आप अपनी जान न्यौछावर करती थी। देखिए, मैंने कहा था आपसे कि ये हमें नहीं संभालेंगे। अब तुम लोगों को इस घर से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। पापा वो हुआ यूं कि माँ ने। चुप, एकदम चुप। केशव दोनों के गालों पर एक एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तुलिका और आंचल भी घबरा जाते हैं। मैं मरा नहीं था। मैंने जानबूझकर ये साजिश रची ताकि वृंदा जी के सामने तुम नालायकों का असली चेहरा आ जाए। वो जो आंख बंद करके तुम दोनों पर इतना भरोसा करती है, इतना प्यार करती है, उसका तुम बेशर्मों ने क्या सिला दिया वृंदा जी को? अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुम जैसों को अपना बेटा कहते हुए। हैवान हो तुम दोनों, हैवान। पापा प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ, आप ही के तो बच्चे हैं ना हम। प्लीज पापा माफ कर दो। तुम तो चुप ही रहो तुलिका। घर गृहस्थी में कैसे आग लगानी है यह तुम्हें भली भांति आता है। पुष्कर और अंकुश दोनों भी रोने लगते हैं और वृंदा और केशव के कदमों में गिरकर पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। पापा प्लीज हमें माफ कर दो। आप दोनों की कसम हम सुधर जाएंगे और जो जो गलतियां हमने की है उन्हें फिर कभी नहीं दोहराएंगे। पापा प्लीज हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। अभी तो हम इतना कुछ कमाते भी नहीं है, प्रॉपर्टी के पैसों से ये घर चला रहे थे इतने दिन। माँ आप हमारे साथ ऐसा करोगी? नहीं माँ, आप तो हमें माफी कर दो प्लीज माँ। वृंदा अपने आंसू को पोंछती है और पुष्कर और अंकुश का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं। वो भी उन्हें थप्पड़ लगाती है। कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, मुझे नहीं पता, पर आज तो तुम दोनों को अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ से निकलना ही होगा, समझ गए? केशव अपनी सारी जायदाद उन दोनों के नाम से हटा देता है और अंकुश और पुष्कर अपने बीवी बच्चों के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं। केशव जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज आपको ये जिंदा देख कर कितनी खुश हूँ। मुझे माफ कर दीजिए वृंदा जी, मेरी वजह से आपको इतना सारा दुख झेलना पड़ा। अगर दुख नहीं झेलती तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे कितने हैवान हैं। खैर जो भी गलती है वो सारी अंकुश, तुलिका और पुष्कर और आंचल की है। इस सब में बेचारे समर और तारा की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं और तुम उनके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे और अपने दादा दादी होने की जिम्मेदारी एकदम अच्छे से निभाएंगे। जी केशव जी। केशव और वृंदा एक दूसरे के गले लगते हैं और एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? जाते जाते कमेंट्स के जरिए जरूर बताते जाइएगा।